आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी का क्षितिज भाग 2 का पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ये हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके ये एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वो भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। इसमें क्या है शीर्षक देखिए, इसका भावार्थ क्या बताया है लेखक ने कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने से देशभक्ति प्राप्त होती है। उसी का नाम है देशभक्ति। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इसमें जो नेताजी का चश्मा है ना, उसमें जो कैप्टन चश्मे वाला है ना, वो कोई बड़ा नहीं है। अभी हम चलिए अंदर जानते हैं कि आखिर नेताजी के चश्मा में जो कैप्टन, उसको कैप्टन क्यों कहा जाता था। वो कैप्टन नहीं था, वो तो एक साधारण चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था। तो चलिए अब कहानी के अंदर जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा। तो देखिए, हम प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। वो सेनानी नहीं था, फिर भी उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसमें हम ये जानेंगे कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी फौजी से कम नहीं थी। उसमें क्या था है कि एक चश्मा वाला रहता है, वो नेताजी की एक संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है, जिसमें वो नेताजी को रोज चश्मा पहनाता है, मतलब चश्मा पहनाता है। अगर कोई कस्टमर आया, उसको चश्मा पसंद आ गया तो उसको निकाल के बेच देता था और नेताजी को दूसरा चश्मा पहनाता था। फिर क्वेश्चन दूसरा, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को क्यों कहा। तो देखिए, हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे। फिर दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। ये ऑप्शन दिए तो हम उत्तर क्या बताएंगे। हवलदार साहब पहले इसलिए मायूस हो गए थे कि वो सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो अवश्य मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगा होगा। लेकिन चश्मा लगाने वाला देशभक्त कैप्टन तो मर चुका है और अब वहाँ किसी भी वैसी देश प्रेम भावना किसी में तो दिखती नहीं, तो चश्मा कौन लगाएगा उनको, क्योंकि जो चश्मा लगाता था कैप्टन, जो चश्मा बेचने वाला था, वो तो मर चुका था। फिर दूसरा है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है।
तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है, भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है, बच्चों के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि जब हवलदार साहब जब गए, उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी कि अरे कैप्टन मर गया तो आज सुभाष चंद्र बोस जी के स्टेच्यू में मूर्ति में चश्मा नहीं लगा होगा, लेकिन जब वो गए वहाँ पे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा चश्मा लगा रहा था उनको। तीसरा है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? तो हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक हो उठे क्योंकि उनके मन में आई हुई निराशा की भावना अचानक ही आशा के रूप में परिवर्तित हो गई। यहाँ पे उन्होंने सोचा था अरे आज तो कोई चश्मा नहीं लगाया होगा, लेकिन उन्होंने बच्चे को चश्मा लगाता हुआ देखा तो उनके अंदर की जो भावना थी वो भावुक हो रहे थे, वो भावना और जागृत हो रही थी। भावी पीढ़ी धरोहर को संभाले हुए है, उन्होंने कहा। बच्चे के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। उन्हें तसल्ली हुई। हवलदार साहब इसीलिए भावुक हो उठे थे। उनके मन में जो निराशा थी वो निराशा उनके आशा के रूप में परिवर्तित हो गई और उनके हृदय की प्रसन्नता आंखों में से आंसू बनकर छलक उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि यार चलो देशभक्ति तो है, बच्चे देशभक्ति है, मतलब देश का भविष्य उज्जवल है। आज से स्पष्ट करना है क्वेश्चन 3 में। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो हम उत्तर क्या बताएंगे कि हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का उस भविष्य क्या होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है, जो अपनी देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ क्या त्याग देते हैं। साथ ही वो ऐसे अवसर तलाशती रहती है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। आज हमारे समाज में स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। यहाँ देशभक्त की मूर्खता समझा जाता है, देशभक्त जो है उसको मूर्ख समझा जाता है आज हमारे देश में। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए एक इसमें पान वाला था, हवलदार साहब उसके पास पान खाने जाते थे और जो सुभाष चंद्र बोस जी की स्टेच्यू थी वो उसके सामने ही उनकी स्टेच्यू थी, जो पान वाले का ठेला था उसी के सामने ही थी। तो जो भी हालचाल लेना होता था हवलदार साहब को सब पान वाले से ही पूछते थे। तो पान वाला कैसा था देखिए, सड़क के चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है। वह काला तथा मोटा है, उसके सिर पर गिने चुने बाल बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसका मुंह खुद ही पान से भरा हुआ है। पान खाने का उसके होंठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं, इतना ज्यादा वो पान खाने लगा है। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिसे रह रहकर वो अपना चेहरा पोंछ रहा है, साफ कर रहा है। क्वेश्चन 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर यह है कि कैप्टन जो है, कैप्टन के लिए हवलदार पूछते हैं कि ये कैप्टन कौन है, तो पान वाला बताता है कि सर वो कैप्टन नहीं है, वो तो एक लंगड़ा है जो पागल है। तो कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले ने टिप्पणी की कि अरे साहब वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है। पान वाले द्वारा ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से असक्षम था जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था उसी कारण पानवाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पानवाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है जो सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास नहीं, हंसी का पात्र नहीं है। वो रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। पहला है, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो हवलदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की प्रबल भावना थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी।
दूसरा है पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो इसका क्या मतलब है? कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता थी। कहीं न कहीं उसके मन में कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिसके चलते कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया था। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। तीसरा, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। क्यों? तो कैप्टन द्वारा बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना यह प्रकट करता है कि वह देश के लिए त्याग करने वाले लोगों के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। उसके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। क्वेश्चन 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? उसकी कल्पना कीजिए, अपने से कल्पना कीजिए, सोचो। तो उत्तर है, हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनसे मानस पटल पर कैप्टन की एक भारी भरकम मजबूत शरीर वाली रोबदार छवि अंकित हो रही होगी। उन्हें लग रहा होगा कि फौज में होने का लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं, जैसे कैप्टन होते हैं ना बड़े से लंबे चौड़े, वैसा वो सोचे होंगे। फिर क्वेश्चन 8 है, कस्बों, शहरों, महानगरों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति को मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के लिए उद्देश्य हो सकते हैं? तो उत्तर हम बताएंगे कि इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे, हमें यह स्मरण रहे, हमें यह याद रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उस व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज व राष्ट्र का भला हो। दूसरा है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? तो हम बोलेंगे कि हम अपने इलाके के चौराहे पर किसी भी राजनेता, महान नेता की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां व्याप्त होती जा रही हैं, उसमें से नेताओं के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, जिनकी मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सादर, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे समाज और देश का वातावरण अच्छा बनेगा। तीसरा है, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, मतलब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हमसे मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाए, हम ध्यान रखें उसका, हम ना तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें अथवा उसे नुकसान पहुंचाएं और ना ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याय श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों में मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। दूसरा बिठा दिया। यहाँ पे मानक हिंदी में रूपांतरित है। अगर कोई ग्राहक आ गया तो उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। फिर दूसरा है, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो हम बताएंगे कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाव की भाव अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है, भाषा में भाषा अध्ययन हो जाता है। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित वाक्य से निपात छाती और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो हम क्या बोलेंगे, नगर पालिका थी तो कुछ करती भी रहती थी। दूसरा, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। तीसरा, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। चौथा, हालदार साहब अब भी समझ पाए। पांचवा, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। उत्तर क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे तुम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हो। क्या है कि नगर पालिका तो कुछ ना कुछ करती भी रहती है, मतलब कुछ ना कुछ आप मांगते ही रहते हो। दूसरा, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा।
को ही का मतलब है राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। तो था यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो तुम अब भी बाजार नहीं गए, या रास्ते में कोई सवारी तो थी ही नहीं। अब भी का मतलब यहाँ पे तुम अब भी बाजार नहीं आए। 5वां है में। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। मतलब इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। इसमें निपात छाती उनसे नए वाक्य बनाइए। वाक्य से जो निपात छाती थी, जैसे उसमें कुछ न कुछ हो गया, उसमें को ही हो गया, उसमें तोथा हो गया, उसमें अब भी हो गया और उसमें में हो गया। तो हमने ये नए वाक्य बनाए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा चैप्टर और समझ में आया होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।